हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के सेल और परचेज करने जा रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी का, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके का नोटिस रिसीव ना हो कि आपने प्रॉपर्टी की डील में ये गलत कर दिया या कोई भी आप गलत स्टेप ना लें, सो दैट फ्यूचर में आपको नोटिस फेस करने पड़े। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डू प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एज एन बायर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194(1)(a। ये आजकल जनरली सभी लोगों को पता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं और जिसका वैल्यू सेल कंसिडरेशन जो है 50 लाख एंड अबव है, देन बायर इज रिक्वायर्ड to deduct TDS at the rate of 1% and pay balance amount to the seller। तो यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अगर आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख एंड अबव है, तो जब जब वो पेमेंट करेगा सेलर को, तब तब 1% ऑफ पेमेंट अमाउंट जो है एज एन टीडीएस काट के उसको आगे डिपार्टमेंट को जमा कराना है। डिपार्टमेंट को जमा कराने के लिए एक फॉर्म होता है 26 QB, ये फॉर्म उसको फाइल करना होता है और इस फॉर्म को फाइल करने के बाद जो है ये पेमेंट होती है। ये ऑनलाइन फॉर्म होता है। इस फॉर्म के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न है तो आप जो है हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख एंड अबव है तो एज एन बायर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। जब जब आप, ये ऐसा नहीं है कि जब आपकी पूरी पेमेंट सेलर के पास चली जाएगी तो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट करेंगे। जब जब आप पेमेंट करेंगे सेलर को, तब तब आप 1% जो है उसका डिडक्ट करके रखेंगे और आगे आपको 26 QB के थ्रू डिपार्टमेंट में ये जमा कराना है। सेकेंड पॉइंट, buyer has reported the income on his or his tax return. The property registrar must have to reveal any investment or sale of immovable property for an amount of rupees 30 lakh or more to the tax authorities। यहाँ पे क्या है, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार हैं उनके लिए एक जो है रूल बनाया गया है कि अगर वो किसी भी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते हैं जिसकी वैल्यू 30 लाख एंड अबव है, तो उस केस में वो लोग आगे टैक्स डिपार्टमेंट में ये बात जो है कन्वे करते हैं कि ये प्रॉपर्टी की डील हुई है और ये एज एन बायर का नाम, उसका पैन नंबर और सेलर की डिटेल वहाँ पर शेयर की जाती है और वो आपके जो है 26 AS में भी बाद में रिफ्लेक्ट करता है। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही कि अगर वो सेल कर रहा है तो उसको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में उस प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना है। बट एज एन बायर जब हम प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न में कहीं पर भी प्रॉपर्टी परचेज के टाइम पे कोई डिस्क्लोजर नहीं होता कि हमने इस ईयर में प्रॉपर्टी परचेज की है। बट एज एन बायर के पास जो है, जैसे आप इतनी पेमेंट करेंगे प्रॉपर्टी की, 30 लाख एंड अबव की आपकी प्रॉपर्टी है, इतनी आप पेमेंट जो है आगे सेलर को करेंगे, तो कल को बायर को ये नोटिस आ सकता है कि आपके पास ये जो भी आपने पेमेंट करी, ये पेमेंट के पैसे आपके पास कहाँ से आए। तो जो बायर है, बायर के पास जो है सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए या फिर उसके पास ये रिप्लाई होना चाहिए, उसने जो है अपनी पास्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स में इतनी इनकम अपने डिस्क्लोज करी होनी चाहिए, सो दैट वो इजीली डिपार्टमेंट को ये बात बता सके कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी परचेज करी है वो फंड उनको आखिरकार मिला कहाँ से है। सो इस चीज के लिए बायर को ऑलरेडी रेडी रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इनकम इन द हैंड ऑफ बायर। If buyer purchase property below guideline value, then the difference between guideline value and the purchase value shall be taxable under the head income from other source in the hand of buyer। यहाँ पे देखो वो क्या बात कर रहे हैं। बेसिकली जो सर्कल रेट होता है, हर एक एरिया का अपना एक सर्कल रेट होता है, यहाँ पे हम इसको गाइडलाइन वैल्यू भी कह सकते हैं। यूजुअली जो भी हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है वो सर्कल रेट से ऊपर ही जाती है, बट देर आर सम एरिया कि वहाँ पर जो मार्केट वैल्यू होती है वो सर्कल रेट से भी कम होती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपकी रजिस्ट्री वैल्यू, आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर आपकी जो रजिस्ट्री है उसकी वैल्यू जो है सर्कल रेट से भी अगर कम है,
तो जो सर्कल रेट और जो रजिस्ट्री वैल्यू का जो डिफरेंस है अमाउंट का, उस अमाउंट पे जो है आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। एज एन बायर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस अमाउंट के ऊपर, क्योंकि क्या है, आप जो है सर्कल रेट से भी नीचे की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। सो ये एक डिबेट का पॉइंट है। कल को अगर इस तरीके के नोटिस आते हैं तो आप जो है इस पॉइंट पे डिबेट भी कर सकते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाकर कि उस एरिया की जो मार्केट वैल्यू है वो है ही इस सर्कल रेट से कम, तो आप लाइबल नहीं हो। बट स्टिल जब भी आप डील कर रहे हैं तो ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया है, आपको ये ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, एज एन सेलर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी सोल्ड इन इनकम टैक्स रिटर्न, seller need to disclose property sold at the time of filing of return of that financial year। यहाँ पे हम ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है फाइनेंशियल ईयर में, तो जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी फाइल करेंगे तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जो भी आपने प्रॉपर्टी सेल करी है उसकी जो डिटेल है वो आपको जो है अंडर कैपिटल गेन वो आपको जरूर देनी है कि आपने इतने की प्रॉपर्टी सेल करी है और आपने एक्स अमाउंट की ये परचेज करी थी। तो जो भी आपका डिफरेंशियल अमाउंट होता है वो अगर आपका कैपिटल गेन निकलता है या लॉस निकलता है वो एक कैलकुलेशन पार्ट है, तो वो एक अलग पार्ट है। बट हाँ, आपको प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर जरूर देना है एज एन सेलर कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में XYZ जो है प्रॉपर्टी सेल आउट करी थी और ये है इसकी डिटेल। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लोगों में ये रूमर्स है कि मान लो आपका जो प्रॉफिट नहीं निकलता क्या प्रॉपर्टी सेल की डील में, मतलब कैपिटल गेन नहीं है, आपका कैपिटल लॉस ही है, तो उस केस में लोग जो है डिस्क्लोज नहीं करते प्रॉपर्टी, ये मानते हुए कि टैक्स तो हमारा बनेगा नहीं तो हम इस प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज क्यों करें, जब टैक्स बनेगा तो डिस्क्लोज करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, चाहे आपको कैपिटल लॉस हो रहा हो या कैपिटल गेन हो रहा हो, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस है, आपको दोनों ही बारी में इसको डिस्क्लोज करना है। और समटाइम्स हम जो है एग्रीकल्चर लैंड में डील करते हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में डील करते हैं, तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगता। तो उस केस में भी जो असेसी है वो डिस्क्लोज नहीं करता अपनी रिटर्न में। तो मैं यहाँ पे आपको बार बार बता रही हूँ, आपकी प्रॉपर्टी चाहे एग्जेम्प्टेड हो चाहे ना हो, चाहे कैपिटल गेन हो या ना हो, आपको अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज जरूर करना है। क्योंकि होता क्या है, फ्यूचर में जाके नोटिस आते हैं या फिर जब वो ट्रांजेक्शन हमारे AIS TIS में और 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होने लगती है, सो 2-3 ईयर्स डाउन द लाइन आपके पास नोटिस आएगा कि आपने ये प्रॉपर्टी सेल करी थी, आपने अपना जो है प्रॉफिट डिपार्टमेंट में नहीं डिस्क्लोज किया, आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया, ऑल्दो आपका टैक्स बनता नहीं था। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ उसका डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है एज एन सेलर। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट एक्सेप्ट सेल कंसिडरेशन इन कैश। There is a restriction on taking and paying cash on sale and purchase of immovable property if any person take or pay cash of ₹20,000 or more on sale of immovable property as an advance tax as a sale consideration। सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ, पहले क्या होता था, 2017 से पहले की बात है, लोग कैश में भी जो है प्रॉपर्टी का सेल परचेज कर लेते थे, तो उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। बट हुआ क्या, जून 16 के बाद जो है एक सेक्शन में डिपार्टमेंट ने अमेंडमेंट ले आए कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी की डीलिंग के टाइम पर 20,000 एंड अबव कैश में पे करते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये दोनों के लिए है, एज एन सेलर एंड बायर ऑल्सो, कि आप कोई भी प्रॉपर्टी की डील करें तो आप जो भी पेमेंट करेंगे सारी पेमेंट आपके बैंक के थ्रू होनी चाहिए, नेफ्ट एंड IMPS या फिर जो है DD होता है लोन के केस में, तो ये सब आपके बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। कैश में आप कुछ भी ना करें, क्योंकि वो रजिस्ट्रार के थ्रू जो भी एंट्री होती है आपकी कैश की आगे डिपार्टमेंट में कन्वे होती है और फिर फ्यूचर में नोटिस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल गेन इफ एनी। यहाँ पे देखो सेलर को क्या ध्यान रखना है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी की अगर डील कर रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी की डील करते समय उनको ये ध्यान रखना है कि उनका उस सेल पर, उस प्रॉपर्टी की डीलिंग पर उनको प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। लॉस आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है,
इन केस आपका प्रॉफिट आ रहा है, अगर आप उसी टाइम पर अपनी कैलकुलेशन करवा लेंगे जिस ईयर में आपकी वो डीलिंग हो रही है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है। मान लो कि आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉपर्टी की डीलिंग में, तो आप आगे टैक्स प्लानिंग के चलते फर्दर उस अमाउंट को कैसे इन्वेस्ट करें, या फिर कैपिटल गेन अकाउंट में आपको डलवाना है, या फिर सेकेंड प्रॉपर्टी परचेज करनी है, बॉन्ड्स परचेज करने हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है सो दैट आपका टैक्स जो है सेव हो। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप अपना एक रफ कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए कि उस प्रॉपर्टी से आपको कितना गेन होगा, और अगर आपको गेन हो रहा है तो आप टैक्स प्लानिंग अपनी करके चलिए, क्योंकि 31 मार्च से पहले पहले आप ये टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर की। उसके बाद आपके पास टाइम ओवर हो जाएगा टैक्स प्लानिंग का, फिर तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। रादर देन अगर आप कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट करा रहे हैं अमाउंट, तो उसका एक टाइम लिमिट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो हम आपको सेपरेट वीडियोस में बताएंगे कि कैसे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी की डीलिंग से हो रहा है तो ये थे सारे पॉइंट्स जो आपको प्रॉपर्टी को सेल परचेज करते समय ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा एक जो हम मिस्टेक करते हैं वो है कि अगर एज एन बायर आप लोन पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो, और आप अपने साथ अपने को पार्टनर को भी रख रहे हैं, मतलब आप रजिस्ट्री में भी 2 लोगों का नाम है, 2 या 3 जितने भी हैं, और अगर आप लोन ले रहे हैं तो समटाइम्स होता क्या है उस प्रॉपर्टी पे लोन लेते समय कि जो फर्स्ट पार्टी है उसी का ही नाम आता है लोन के पेपर्स में, जो को पार्टनर्स हैं उनका नाम नहीं आ पाता। तो उस केस में क्या होता है, जब आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में उस लोन के अमाउंट पर रिबेट लेते हैं अंडर सेक्शन 80C या फिर हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस में, जब हम लोन पर रिबेट लेते हैं तो जो को पार्टनर्स के नाम ना आने की वजह से उनको वो रिबेट लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप लोन लें इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि जितने लोग रजिस्ट्री पे हैं उतने ही लोग आपके प्रॉपरली नाम आपके लोन के पेपर्स में भी आ रहा हो, सो दैट कल को रिबेट लेने में इनकम टैक्स की आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। ये था मेरा वीडियो प्रॉपर्टी की डीलिंग पर। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।